फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। जैसे कि हमारा जो है पिछले सेशन में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है जो 12th को जो सिलेबस में है वो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से है। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे वो हमारा रियल जो 1950 से पहले, 1950 के बाद का मतलब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद, और जब हम एलपीजी जब अडाप्ट करते हैं मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991 में, जब मनमोहन जी उस समय थे, वित्त मंत्री थे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एलपीजी एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद का इकोनॉमी, ये तीन अलग अलग फेज से इस पूरे जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप इसको सुनिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। इसमें हम लोग हिस्ट्री का भी कुछ कुछ पार्ट पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी क्या था, वो कैसे एक्सप्लॉइट किए यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब सबको वो एक्सप्लॉइट करके, किस लिए, क्योंकि वो अपना जो कमर्शियल व्यू था उसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इकोनॉमी था, इंडियन इकोनॉमी, वो कैसा था। ठीक है, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में वो आए थे 1600 के। ठीक है, 1600 एडी में। ठीक, उस समय जो था मुगल का राज चलता था, उस समय अकबर राजा थे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर उन्होंने वो डिनाई कर दिया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो फैक्ट्री स्टेब्लिश करना चाहते थे, बट जो अकबर ने पूरी तरीके से मना कर दिया। उसके बाद 1605 ईस्वी में उनके जो सन थे जहांगीर आए, तो उन्होंने भी शुरू प्रपोजल को डिनाई कर दिया। फिर हालांकि 1612 ईस्वी में वो सूरत में एक फैक्ट्री को स्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वो लोग कमर्शियल व्यू से आए हुए थे। उनका मेन काम था कि यहाँ से अपना जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करके वो इंग्लैंड भेजना चाहते थे, ताकि वहाँ पे यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वो इंग्लैंड भेजते थे, सारा के सारा जितना भी पैसा होता था। ठीक है, तो ये सब सारा हिस्ट्री का पार्ट है। अब हम सीधे आते हैं कि कब जो ब्रिटिशर्स है वो एक्चुअली कंट्रोल करना चालू किए हमारे इकोनॉमी पे। तो 23 जून 1757 ईस्वी में, ठीक है, 23 जून 1757 में एक लड़ाई हुआ था जो सब लोग जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो सिराजुद्दौला, मीर जाफर और इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में हुआ था। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जो है वो फुल कंट्रोल पावर में आ गए थे हमारे यहाँ। वो जितना भी जगह था ना वो कंट्रोल करने लगे थे। और 1764 में जैसे आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और इसके बाद 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके बाद उन लोगों को दीवानी राइट्स मिल गया था। तो दीवानी राइट्स मतलब क्या हुआ कि वो टैक्स कलेक्ट करने का इनको पावर दे दिया गया था। ठीक है, तो 1765 में उनको बंगाल का सबसे पहले दीवानी राइट्स मिल गया। ठीक, तो फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी इन 1557 में। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ गए हैं, पूरी तरीके से वो कंट्रोल करना चालू कर दिए हैं। पहले उनका कमर्शियल व्यू था, बट बाद में वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू की तरफ, मतलब वो कंट्रोल भी करना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ब्रिटिश रूल से पहले कैसा था, मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसा था। देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था। अलग अलग इन्वेडर्स आए, जो लुटेरे आए, यहाँ के लूट के अपने अपने देश में लेके गए। ठीक है, आपको पता हो मोहम्मद गजनवी भी आया था। तो हालांकि ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। हम आते हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम पे आते हैं। देखिए, तो इंडियन इकोनॉमी जो था वो प्रोस्परस था, मतलब पूरी तरीके से समृद्ध था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सारे रिसोर्सेज थे। एग्रीन इकोनॉमी था। एग्रीन मतलब कि एग्रीकल्चर जो था वो प्रायोरिटी सेक्टर था यहाँ का, मतलब अप्रोक्स पूरा होल, मतलब जितना भी पॉपुलेशन एंगेज था वो मैक्सिमम जो था वो एग्रीकल्चर में था, अप्रोक्स 85%। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी ना यहाँ के,
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ के जो लोग हाथ से बुने हुए जो कपड़े थे वो बहुत ही टिकाऊ थे, बहुत ही अच्छे थे। और जो यूरोपियन मार्केट्स था उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड था। ठीक है, मतलब कि जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था वो सस्ता, मतलब सस्ता नहीं था, बट उस समय में बहुत ही अच्छा था। फाइन क्वालिटीज़ के उसमें कॉटन्स लगाए जाते थे, जिसका यूरोपियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ये वही सब चीज़ इनको यहाँ पे अट्रैक्ट किया आने के लिए। ठीक है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉटन्स है, सारा चीज़ इजीली अवेलेबल है, चिप है, तो यहाँ पर वो आए थे। ठीक है, तो जो हमारा इकोनॉमी था ब्रिटिशर से पहले बहुत ही अच्छा था। ठीक है, एक टर्म होता है कॉलोनाइज्म, एक कॉलोनीज होता है या कॉलोनिज्म बोलते हैं। देखिए, कॉलोनिज्म का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश किसी देश पे आके और वहाँ के जितना भी पॉलिटिकल सोशल अफेयर्स है वो सब में वो अपना दबदबा दिखाने लगे। ठीक है, मतलब हर चीज़ों को एक्सप्लॉइट करे ताकि वो अपना बेनिफिट्स कर पाए, मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए सारे सारे चीज़ों को एक्सप्लोटेशन करता है, तो उसी को हम लोग कॉलोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म था, मैंने सोचा यहाँ का जो रिसोर्सेज है सारा लूट के वो अपने जो देश लंदन में ले जाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो भी एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी था उसको पूरी तरीके से ख़राब किए। कैसे, जो फूड ग्रेन्स वाला जो इकोनॉमी से वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर कर देते हैं पीजेंट्स को, इसके आगे हम देखेंगे। फिर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। जो भी बना क्लॉथ्स बनाया जाता था, इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया से बहुत पहले आ गया था, तो मशीन से सारे के सारे क्लॉथ्स बनाए जाते थे, जिसके कारण जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ जो कपड़ा था वो इन ग्लोबल मार्केट में खो गया था। मतलब वो पूरी तरीके से अब स्टेप उतना अच्छा नहीं चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के जो कपड़े होते थे वो काफ़ी फाइन क्वालिटी के होते थे। अब मशीन से बना हुआ कपड़ा और हाथ से दोनों में अंतर ही होगा, और बहुत ही सस्ते होते थे, जिसके कारण जो इंडियन का जो पीजेंट्स थे, जो इंडस्ट्रीज था, वो अपना पूरी तरीके से बाहर जो है मार्केट खो गया था। ठीक है, तो आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जब ब्रिटिशर्स आए उस समय कैसा था। देखिए, ब्रिटिशर्स के जो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था और रूरल एरिया में रहता था। अप्रॉक्स 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो रूरल एरिया में था और वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था। ठीक है, और मेनली जो इंडियन इकोनॉमी था वो टोटल के टोटल एग्रीकल्चरल बेस्ड था। उसके बावजूद भी यहाँ खाने का नहीं था, मतलब सेल्फ सफिशिएंस जो था फूड का वो नहीं था। लोग जो है वो बाहर से भी सामान लाना पड़ता था। मतलब कि समझिए, जिस पॉपुलेशन का 85% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही लगा है और यहाँ पे खाने का भी ना हो, तो ये एक तरीके से आयरोनिकल लगता है थोड़ा सा, बट ऐसा सच्चाई है कि इंडियन इकोनॉमी ऐसा ही था कि सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं था और ना ही कोई रॉ मटेरियल था इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि मेजर रीजन क्या है फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज का रुक जाना अचानक से। तो स्टैग्नेशन मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ब्रिटिश रूल में पूरी तरीके से रुक गया था, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहले है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनका मेन टारगेट क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, यहाँ से प्रॉफिट कमाए और विदेश में भेज दें। तो जब प्लासी की लड़ाई हुआ था 1757 के बाद, उन्होंने एक दीवानी राइट्स मिल गया था। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो जमींदार थे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होता था उनको वो अपॉइंट कर दिए कि जाके वो टैक्स कलेक्ट करें। ठीक है, तो जो मेन सोर्स था वो टैक्स का क्या था, लैंड रेवेन्यू था। मतलब जो क्रॉप्स, जो पीजेंट्स है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका सर्टेन परसेंट जो था वो ब्रिटिशर्स लेते थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जमींदार सबको अपॉइंट कर दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पीजेंट्स हो गए, यहाँ पे जमींदार्स हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ ब्रिटिशर्स। तो जमींदार ब्रिटिशर्स इनको अपॉइंट किए हैं, क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो जमींदार यहाँ से टैक्स लेते थे और इनको पे कर देते थे। ठीक है, और कुछ कुछ जो पैसा था वो खुद के पास रखते थे। सपोज के देखिए, जो जमींदारी सिस्टम में क्या था ना कि लगान, टैक्स को उस समय लगान बोलते थे। तो लगान वसूल करने के लिए जो ब्रिटिशर जो है वो जमींदार को अपॉइंट किए हुए थे और एक फिक्स
लगान जो है वसूल करने के लिए बोले थे ब्रिटिशर्स जमींदार से, कि अगर वो जैसे सपोज करें कि ब्रिटिशर जो है वो 100 रुपीज़ लगान जो टैक्स है वो कलेक्ट करने के लिए बोले हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है इनको 100 रुपये कलेक्ट करने के लिए बोले हैं, लेकिन इनका ये नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कि वो कितना रुपीज वो कलेक्ट करके ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मिनिमम उनको 100 रुपया ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बदले वो 110 रुपया मान लो जमींदार जो है इससे 110 रुपये ले रहा है या 200 रुपये ले रहा है, इससे जो है ब्रिटिशर्स से कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है, वो 100 रुपये ही बस लेते थे। अगर इनके जमींदार पीजेंट से 100 रुपये नहीं वसूल कर पाता था तो उसके जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी, मतलब वो जो राइट्स थे वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाते थे और दूसरे जमींदार को दे दिए जाते थे। ठीक है, जिसके कारण जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने बताया कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब खाने वाले जो चीज़ होते हैं उसकी जगह पे कमर्शियल क्रॉप्स को जो ब्रिटिशर ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट में इनका जो दाम था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब ज़्यादा मुनाफा हो रहा था वहाँ से। तो उसके लिए जो पीजेंट से जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉटन, जूट्स, जो भी नील का खेती था, जो कैश क्रॉप्स था, मतलब जो कैश नट्स था, ग्राउंड नट्स था, ये सारा के सारा कॉफ़ी, टी, ये सब प्रोडक्शन करने के लिए मजबूर कर दिए, जिसके कारण जो है इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो था फूड ग्रेन्स का वो बहुत ही कम हो गया। लोग जो है फैमिन का शिकार हो गए, मतलब कि भूखमरी का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग जो है वो मरे। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप फॉर द सेलिंग इन इंटरनेशनल मैटर rather than the self consumption is also regarded as the stagnation in the agriculture sector। मतलब ये रीजन भी माना जाता है जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से रुक गया था। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो ब्रिटिशर्स थे कोई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में नहीं लेके आए, नहीं। और देखिए इंडिया का जो पूरा एग्रीकल्चर था वो मानसून पे बेस्ड था कि अगर बारिश होगा तभी प्रोडक्शन, मतलब जो इरिगेशन हो पाएगा, सिंचाई का उस समय कोई अलग सुविधा नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्स होते होंगे कहीं कहीं, तो इरिगेशन का प्रॉब्लम था, कोई किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं था, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, कोई HIV जो हाइब्रिड्स जो क्रॉप्स होते थे वो भी नहीं थे, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी था बहुत ही कम था। चौथा है स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए एग्रीकल्चर जो से ही सबसे ज़्यादा वो लोग टैक्स कमाते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन वो जो टैक्स कमाते थे उसका वो कुछ एक भी रुपया नहीं वो एग्रीकल्चर पे खर्च करते, वो सारा का सारा जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो अपने आर्मी पे करते थे, ताकि यहाँ पे स्टेबल इंडिया में वो अपना जो दबदबा है एक तरीके से वो बना के रख पाए, और किसी भी तरीके का जो सिचुएशन है उसको वो हैंडल कर किसके थ्रू करेंगे, वो आर्मी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं था, किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी था नहीं था, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। ठीक है, ये सब कारणों से जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो स्टैग्नेट हो गया था, इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से रुक गया था। होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें।